सबसे बड़ी बात पीएससी के जर्नी में मेरे को एक बात समझ में ये आई कि जितने जल्दी आप अपने लूप होल्स और अपने मिस्टेक्स आप पहचानेंगे, उतना जल्दी आप एक्सेल कर लेंगे। तो अपने आप को झांकिए, अपने आप को पहचानिए और कभी शर्म मत करना। जैसे मैं अगर शर्म करता तो शायद मैं उस साइंस की क्लास में नहीं बैठ पाता, और अगर नहीं बैठ पाता तो इस बार भी मेरा साइंस में डब्बा गोल था, क्योंकि साइंस इस बार भी टफ था। और शायद मैं फाउंडेशन से पढ़ा, जीरो से, इसलिए मेरा साइंस इस बार मैनेज हो गया, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत लोग से साइंस बैकग्राउंड वाले से नहीं बने और मेरे से बन गए। लकीली शायद मैं इसलिए बना कि मेरे किस्मत में था, या इसलिए बना कि मैं उस चीज़ को पढ़ा था। कुछ भी, कोई भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन हर चीज़ के लास्ट में जो फाउंडेशन ब्रिक होता है वो होता है मेहनत। मेहनत कीजिए, इंटरेस्ट से कीजिए। मेहनत हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने ज़्यादा मेहनत की है, आप वहाँ हैं तो आपने कम मेहनत की। मेहनत हर कोई कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से एज में बड़े भी होंगे, सब मेहनत कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है। अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो बस इंतजार कीजिए अपनी बारी का, और अगर मेहनत कम हो रही है तो थोड़ा उसमें एक किक स्टार्ट दीजिए और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाइए, क्योंकि पीएससी बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये। मैं जहां तक पीएससी को समझ पाया हूँ, उसमें जो 20-21 सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे नहीं है कि किसी एक स्ट्रीम वाले को फेवर करे। अगर कोई साइंस वाला है तो उसका पेपर 7 वीक हो जाएगा, उसका पेपर 3 वीक हो जाएगा, पेपर 6 वीक हो जाएगा। अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड का है तो उसका पेपर 4 पूरा वीक हो जाएगा। तो ये ऐसा मैनेज किया गया है सिलेबस को कि ये सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप बीए वाले हैं तो आपके लिए पेपर 3 पूरा ओपन मार्केट है। अगर आप लॉ वाले हैं मेरे जैसे तो पेपर 7 आपके लिए। कुछ भी नहीं है तो पेपर 6 आपके लिए। कल्चर तो सबको आता है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति किसको नहीं आता। तो ये मत सोचिए कि हम लोग बिल्कुल जीरो में हैं, सब किसी ना किसी लेवल पे हैं। बस सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है और सब एक दिन एक्सेल कर लेते हैं। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हो और अगर आप लोग डेडिकेशन से लगे रहो, ये नहीं सोचना है कि इस साल हो जाएगा उस साल। मैं अपने आप को तारीफ करता हूँ, पता नहीं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाला कुछ होगा ये, लेकिन मैं ये हमेशा सोचता था कि इस साल सेलेक्ट होना है। नहीं, ये मैं कभी नहीं सोचता था। मेरा बस थॉट ये रहता था कि एग्जाम क्लियर करना है। ऑल्दो उसका बाई प्रोडक्ट ये है सिलेक्शन, लेकिन आप अपने दिमाग में ये रखिए, सिलेक्शन, नौकरी पाना नहीं पाना ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में एग्जाम में बैठना, आपके हाथ में एग्जाम क्लियर करना। नौकरी एज अ रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, तो टारगेट बनाइए एग्जाम क्लियर करना। एग्जाम क्लियर होकर नौकरी आपको रिवॉर्ड मिल ही जाएगा। और नौकरी तभी लगेगा जब आप लोग कंटिन्यूस रेस में, ये एक मैराथन है यार, इसमें कंटिन्यू दौड़ते रहो। ये मत सोचो कि बस एंड आने वाला है, एंड आने वाला है, ऐसा नहीं है। ये एंडलेस है, इसमें दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो। अचानक से कब एंड आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन रिजल्ट, अच्छा सर जो क्वेश्चन पूछे थे कि सक्सेस के बाद कैसा होता है, मैं ये मानता हूँ कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, वो एक जर्नी है। मैं आज अगर अपने आप को बोलूं कि मैं सक्सेसफुल हूं तो शायद ये अंडररेट करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी मेंस दिया हूं, अभी भी रिजल्ट आना बाकी है। शायद इस बार मेरा मेंस ना निकले, भगवान ना करे, टचवुड मेंस ना निकले, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जिन लोग ये बोलते भी है, मैं भी ये बोलता हूँ कि इसका मतलब, मैं अगर मेरा लास्ट ईयर 51st रैंक था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हर साल प्रीलिम्स निकल जाएगा। शायद इस साल मैं अगर ना पढ़ूं तो मेरा प्रीलिम्स भी ना निकले। अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं तो प्रीलिम्स भी ना निकले मेरा। तो ये सोचना कि इनफॉलिबिलिटी, जैसे मराठास थे, आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, सर पढ़ाते होंगे, मराठास एक टाइम पे ये सोचने लग गए थे कि हमको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन फिर एक आया अहमद शाह अब्दाली, खत्म कर दिया मराठों को। तो जब आप ये सोचने लग जाओगे, अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ले आओगे कि यार अब मैं इनफॉलेबल हूँ, मेरे को कोई झुका नहीं सकता, तो फिर नेचर आपको कहीं ना कहीं झुकाने लगता है। तो हम्बल रहिए और बस अपना पढ़ाई कीजिए, और दुनियादारी कुछ नहीं लाइफ में, इस लाइफ में और इस सेक्शन में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में इंसान को अगर कोई बैकस्टेप करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन। कोशिश कीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा फोन था। मैं फोन, व्हाट्सएप का तो मैं नोटिफिकेशन पता नहीं कब बंद किया था, आज भी बंद है, अब आदत हो गया, वो नोटिफिकेशन आता ही नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो जब मैं खोलूंगा, यार देखो फोन वो है जिसको आप कंट्रोल करो, फोन आपको कंट्रोल करे तो फिर फोन फोन नहीं, आप फोन हो। तो आपको नोटिफिकेशन तब आए जब आप उसको अलाउ कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन, चाहे फोन नहीं, हर किसी के लाइफ में बहुत कुछ होता है, कई लोग का पर्सनल लाइफ होता है, कई लोग का कुछ भी होता है। मैं हर चीज़ को सेपरेट रखता था। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई, फोन बंद। फोन भी मेरा दिन में, मतलब सिर्फ रात में खाना खाने के टाइम तारक मेहता देखना है वो तो इसलिए चालू होता था, और दूसरा घर वालों से बात करने के लिए, बस। बाकी टाइम मेरा फोन दिन भर बंद, लाइब्रेरी में ही रहता था। जितने जानने पहचानने वाले सबको बोल दिया था कि भाई एक आध साल तो रुक जाओ, अभी अभी बात नहीं कर सकता, उसके बाद तुम ही लोग का फोन आने वाला है सबसे ज्यादा, मैं जान रहा हूँ। तो अभी तुम लोग अभी भी आ ही रहे। तो इसलिए फोन डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा, मेरे लिए था। आप भी अपना डिस्ट्रैक्शन, दो चीज आपको पहचानना है। एक आपकी कमजोरी क्या है, हो सकता है किसी का पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, उस पर काम कीजिए। दूसरा आपका डिस्ट्रैक्शन, ये दो चीज आप जब एलिमिनेट कर दिए तब आपको सक्सेसफुल, आप सक्सेस आपके हाथ में है। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। एटलीस्ट मैं अगर इधर हूँ तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ये है, मेहनत कीजिए जी। कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं और आपने भी किए हैं, उसको हम्म, कैसे ओवरकम करते वही सबसे पहली गलती मेरी यही थी, जो मैं आज भी कर रहा हूँ, कि मैं मैथ्स को ध्यान नहीं देता। मैं मैथ्स को बहुत इग्नोरेंट रहा हूँ शुरू से, कि यार मैं ये सोचता था, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये था कि पेपर 4 पार्ट 2 को मैं इग्नोर कर देता हूँ, इसके बदले मैं पेपर 7 पार्ट 1 में अच्छा कर लूंगा।
ये जो होता है ना मैनेजिंग एटीट्यूड कि इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, उसको थोड़ा ज्यादा करूंगा, ये पीएससी में काम नहीं आता, क्योंकि हर पार्ट का उतना ही वैल्यू है जितना दूसरे पार्ट का है। तो हर पार्ट पे मेहनत करना, सेक्शन वाइज मेहनत, हर पार्ट के अंदर सेक्शन भी होते हैं। जैसे ऐसा हमारे बीच अवधारणा है कि जितने पेपर है सारे के पार्ट टू थोड़े लो स्कोरिंग होते हैं, चाहे सोशियोलॉजी हो चाहे पॉलिटी हो। तो मैथ्स भी, जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए मैथ्स भी कम रहता है। तो पेपर 7 पार्ट 2 उसमें भी अच्छे स्कोर नहीं उठते हैं। तो इनको जो इसमें वीक है उसको और ज्यादा मेहनत कीजिए। देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिसको एक बार आप कर लोगे अच्छे से, अगर आपका एक बार अच्छे से हो गया तो आपको बहुत ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री तो दरिया है, वो दरिया में घुसे मतलब बह गए, ऐसा है। तो इसको एक बार अच्छे से कीजिए, और अच्छे से हो गया फिर उसको बस एक डेली हैबिट बनाइए कि 2-3 पेज पलट ले, ताकि दिमाग से बाहर ना जाए, दिमाग में रहे फैक्ट्स, एटलीस्ट फैक्ट्स, फैक्ट्स के एक शीट्स बना लीजिए, ये सब। दूसरी गलती ये है कि लोग वही डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं, ये नहीं सोचते कि इस चीज के कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। वो लोग ये सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, फोन चलाना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इंस्टाग्राम तो पार्ट ऑफ लाइफ है, व्हाट्सएप पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। इंसान ये सब के पहले भी जिंदा था, उसके पहले भी एग्जाम निकालते थे वो, और उसके बाद बल्कि रेशियो कम हो गया निकालने का। तो कोशिश कीजिए कि ये सब चीज को अवॉइड करना, यही है। बाकी पर्सनल प्रॉब्लम तो सबके कुछ ना कुछ होते हैं, वो तो पर्सनली ही हैंडल किया जा सकता है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपन पढ़ते हैं, एक पोस्ट कॉर्प होता है, एक सब्जेक्ट मैटर व्यू होता है। पोस्ट कॉर्प वो होता है जो एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और सब्जेक्ट मैटर व्यू वो होता है जो हर किसी का पर्सनल प्रॉब्लम है। अगर मेरे लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। तो उसके लिए भी आप काम कीजिए, और उसको अगर ऐसी कोई भी पावर, ऐसी कोई भी ताकत आपको एग्जाम से खींच रही है बाहर, तो उसको मैं मानता हूं कि इसको छोड़ देना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो। पेरेंट्स ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, और पेरेंट्स कभी आपको एग्जाम से पीछे नहीं खींचेंगे। पेरेंट्स हमेशा आपको पुश ही करेंगे, हमेशा मोटिवेट करेंगे, वो एक फैक्टर है आगे बढ़ने का। तो उनके अलावा बाकी सब कुछ टेम्पररी है। सब अगर आज छूट रहा है तो कल वापिस आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस किसी चीज पे ध्यान इतना मत देना, अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जरूरी है। क्योंकि यार कोई इंसान मेहनत नहीं देखता है, इंसान रिजल्ट देखता है। जिसका रिजल्ट बोलता है उसके बारे में दुनिया बोलती है। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके मेहनत कीजिए, सब कुछ पुट इन। मैं मेरे को अभी भी याद है कि मैं पीएससी के बारे में सबसे पहले जब मेरे को जानना था ना, तो कोको में बहुत पहले 2023 में एक सेशन हुआ था, जिसमें ऐसे ही मैं भी आप में से एक, मैं उस किनारे में बैठा था। तो एक तहसीलदार सर आए थे, उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सकरी उस टाइम पे वो तहसीलदार थे सकरी में। तो वो आके मेरे को एक बात बोले थे कि यार मेरा घर में बहुत सेटल्ड बिजनेस है। मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे कि मैं बिजनेस में बैठूं, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं एटलीस्ट 1-2 बार एग्जाम फाइट करूं और अपने दम पे कुछ कर सकता हूं कि नहीं, ये मैं चेक करूं अपने आप को। क्योंकि बचपन से स्कूल से मैं बहुत वीक रहा हूं, तो मैं ये देखना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूं कि नहीं अपने दम पे। पिताजी के बिजनेस में तो मैं कभी भी बैठ सकता हूँ, पिताजी है, भाई है, वो तो संभाल ही रहे हैं। तो मेरे को घर से 2 साल का टाइम मिला, वो ऐसा बताते थे। गांधी चौक में ही वो रहते थे। तो वो बोले थे कि मेरे को 2 साल का टाइम मिला, और उस 2 साल में मैं 1 सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैं वेस्ट किया होगा। मेरे लाइफ में बोलते हैं कि कोई टाइम टेबल नहीं होता था। हम वो लोग वो बता रहे थे कि उनकी कहानी, मैं जो भी बताऊंगा ये उनकी कहानी अब बताता हूँ। वो बोलते थे कि उन लोग 2 रूममेट थे, वो रहते थे, उनका एक रूममेट रहता था। उनका जो रूममेट था वो बहुत पंक्चुअल रहता था, मतलब उसको 8 बजे उठना है, उसको 9 बजे नाश्ता चाहिए, उसको 10 बजे खाना चाहिए, और उसको 11 से 12 के बीच में आधे घंटे का एक नैप चाहिए। ये एकदम वो बहुत स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीता था। वो क्या करते थे कि वो किसी दिन रात को 4 बजे तक पढ़ लिए, किसी दिन सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। बस वो ये इंश्योर करते थे कि अपनी लाइफ का अगर मैं 2 साल अगर मैं अपने घर से यहाँ लेके आया हूं, तो उन 2 साल का मैं 1 सेकंड भी वेस्ट ना करूं। एक एक सेकंड मैं इसमें पुट इन करूं, ताकि मेरे को इसका रिजल्ट मिले, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो आप सब भी यही सोचिए कि जितना मेरे पास सिर्फ 2 साल है या 1 साल है, जो भी, लड़कियों को तो अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, लड़कों भी यही भी सोचो कि 2 साल ही है, अपनी नहीं तो किसी और की शादी हो जाएगी, ये मान के चलो। तो कम से कम एक फोकस आएगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि करना तो है इसी टाइप पे। तो वो जब मैं उनकी बात ये सुना था ना, तो मेरे को लगा था कि यार मेरी भी स्टोरी लगभग उनके जैसी थी। मैं भी 10th क्लास में मेरा बहुत कम परसेंटेज था, लगभग 56-57% मेरा 10th में था। 12th में मेरा 65 के आसपास था। घर वालों को उम्मीद टूट गई थी। मैं लॉ किया, मेरे पिताजी एडवोकेट थे। तो पापा बोलते हैं कि उस टाइम बोलते थे कि ज्वाइन कर ले, चैम्बर ज्वाइन कर ले, साथ में बैठ यार कुछ तो कर लेगा, साथ में वकालत कर लेना, जो छोटे केसेस है वो देख लेना, जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में अपियर हो जाना। और यू वोंट बिलीव कि मैं लॉ करने के बाद हमको एक एग्जाम दिलाना पड़ता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, जिससे आप एज एन एडवोकेट एनरोल होते हो। अभी हम लॉयर हैं, लॉ किए तो बार एग्जामिनेशन जो है वो मैं 2 साल तक दिया ही नहीं। मेरे पापा को मैं झूठ बोलता था, मेरे पापा को मैं बोलता था कि हाँ इस बार दूंगा, इस बार दूंगा, लेकिन नहीं देता था। क्योंकि मैं जानता था वो दूंगा फिर मेरा एक बार एनरोलमेंट हो जाएगा, फिर पापा एंगेज कर देंगे हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट देख ले, ये देख ले, वो देख ले। तो मैं उसको अवॉइड करता था। 2 साल तक मैं नहीं दिया। पहले साल नहीं दिया, और दूसरे साल में फॉर्म भरा था।
तो लकीली ऐसा हुआ कि इस साल मतलब पहले बार जब नहीं दिया तो थोड़ा लगा कि यार नहीं अब दे देना चाहिए, क्या पता इधर हो या ना हो, एकदम माइनर नंबर से चूका तो ऐसा लगा कि हो सकता है ऐसा ही होता होगा। पहले मेरे दिमाग में ये आता था कि मेंस कैसे किसी का रुक सकता है, सिर्फ लिखना ही तो होता है। वो पहला जब मेरा मेंस रुका तब समझ में आया कि कैसे होता है वो, मैं सेट हो गया मेरा। तो फिर दूसरी बार जब मैं दिया ना, तो जब लिखा मेंस, पिछला मेंस जब मैं लिखा 2024 पीएससी वाला, तो मेरे को डर लगा थोड़ा कि यार उतना अच्छा नहीं गया है मेंस, तो शायद हो सकता है कि ऊपर नीचे कुछ हो जाए। तो और मैं बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भर दिया। लकीली उसका एग्जाम होना था 25 नवंबर को और रिजल्ट आया मेरा 21 नवंबर को। तो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं बार एग्जामिनेशन आज तक दिया ही नहीं हूँ कायदे से। मतलब मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं सिर्फ लॉयर हूँ, मैं मेरे पास कोई वकालत का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं वकालत नहीं कर सकता। तो मेरे लाइफ में सिर्फ मेरी मम्मी हमेशा मेरे को बोलती थी कि जो करना है ना सिर्फ उस पर टारगेटेड रहे। ऐसा नहीं कि अचानक से व्यापम आ रहा है तो व्यापम दिला दिया, अचानक से एडीओ आ रहा है तो एडीओ। मैं ये भी बताता हूँ कि मैं आज तक सीजी मैं अपनी लाइफ में सिर्फ 2 एग्जाम दिलाया हूँ, एक पीएससी 2023 दिलाया था, दूसरा पीएससी 2024 दिलाया था। 23 का मेरा प्रीलिम्स हुआ था, मेंस नहीं हुआ था, 24 में मेरी जॉब लग गई। तो अगर आपको पीएससी निकालना है तो डेडिकेटेड रहिए पीएससी के लिए। ठीक है, बहुत लोग के लाइफ में ऐसा रहता है कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए एक, अगर पीएससी पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक अल्टरनेटिव जॉब ढूंढते हैं, तो उसके लिए आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आपके पास इतनी लग्जरी है कि आप सिर्फ यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, तो लग्जरी का मेरा मतलब ये है कि मिनिमम बेयर मिनिमम अगर आप अपने आप को सर्वाइव कर ले रहे हैं, आपके घर वाले बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम फोकस करो एक जगह, तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ पीएससी में फोकस करने का। क्योंकि सिर्फ पीएससी में फोकस करेंगे ना तो आपका दिमाग टारगेटेड रहेगा कि मेरे को सिर्फ इसी एग्जाम को दिलाना है। अगर मान लो रास्ते में एडीओ आ गया, जैसे इस बार मैं भरा था एक एग्जाम बता रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट का एक आया था पोस्ट अभी सीजीपीएससी का ही, बाल विकास विभाग का ही, महिला बाल विकास का। वो रिजल्ट से पहले आया था उसका एडवर्टाइजमेंट, मैं उसको डाल दिया था ये सोच के कि क्या पता इस बार मेरा मेंस, इस बार ना मेरे को ऐसा लगा कि बिगड़ गया है, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ। तो मैं डर गया था कि इस बार मेंस नहीं निकलेगा तो फिर घर वाले पापा कोर्ट भेज देंगे, तो इसलिए मैं सुपरिटेंडेंट का पोस्ट को डाल दिया था कि उसको दिला के देखता हूँ। लकीली ऐसा हुआ कि उसका एग्जाम होना था जनवरी में और रिजल्ट आ गया मेरा नवंबर में, और उसी एग्जाम के मॉक इंटरव्यूज लिया मैं फिर जाके। उसी जो एग्जाम के इंटरव्यूज होते हैं उसके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो एक कोचिंग है यहाँ, वो लोग मेरे को बुलाए कि आओ सर आपका लॉ बैकग्राउंड है, आप महिला बाल विकास के हो, तो मॉक इंटरव्यू लेते हैं। तो जिस एग्जाम का मैं फॉर्म भरा था, भगवान बाई गॉड ग्रेस ऐसा हुआ कि उसका मॉक इंटरव्यू लेने गया मैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मिलेगा ही, टाइम रहते ही मिलेगा। बस आपको डेडिकेटेडली मेहनत करना है, बस और कुछ नहीं। अब मेरे जैसे बैकग्राउंड से जिसका 10th 12th पूरा बर्बाद था, खत्म था पूरा, मैं कॉमर्स इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को मैथ्स मिल नहीं रहा था। मेरे 10th में परसेंटेज इतने कम थे कि मेरे को मैथ्स नहीं मिला। आज भी रिग्रेट करता हूँ, अगर मैथ्स लिए रहता तो आज शायद जो मेरा 10 12 15 नंबर आ रहा है मैथ्स में, अगर मेरा मेरा मैथ्स अगर थोड़ा भी स्ट्रांग रहता, 35 40 भी आता अगर मेरा, तो टॉप 20 टच कर ही देता मैं। अभी इस बार ट्राई किया हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो वही है, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसी बार हो जाए। और नौकरी निकालने का ना सोच के एग्ज़ाम निकालने का सोचिए, तो एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, क्योंकि उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत नौकरी तो बाई प्रोडक्ट है जो मैंने बताया, मेहनत आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, एग्ज़ाम निकालिए। आंसर राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग का जो मैं तरीका बताया कि पूरे आंसर्स ना लिखिए। आजकल क्या है ना, टाइम थोड़ा कम पड़ता है, सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा है कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप आंसर राइटिंग करने बैठेंगे तो शायद 1 घंटे में 4-5 ही आंसर लिख पाएंगे अच्छे। अगर आपको एक अच्छा आंसर लिखना है तो 4-5 ही आंसर लिख पाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि सब हेड्स तोड़ना चालू कीजिए, क्योंकि आजकल पीएससी पूरी तरह से पॉइंट्स ओरिएंटेड हो गया है, पॉइंट्स पे ही नंबर मिलते हैं। इस बार तो अगर आप लोग किसी का आरटीआई नहीं देखे होंगे तो मैं बता रहा हूँ, इस बार जो चेकिंग हुआ है वो ऐसा चेकिंग हुआ है कि अगर पैराग्राफ है तो उसमें उस पर्टिकुलर इतने स्पेसिफिक पॉइंट के लिए 2 नंबर, फिर नीचे के स्पेसिफिक पॉइंट के, मतलब एक पूरे आंसर का 1 नंबर नहीं मिला है। पूरे आंसर को उन लोग पार्ट पार्ट में तोड़ दिया और पार्ट पार्ट में तोड़ के उसका फिर मार्किंग की है। तो इसका मतलब ये समझिए कि उन लोग मांग रहे हैं पॉइंट, आप पॉइंट दो, उस पॉइंट का आपको नंबर मिलेगा। आप एक पैराग्राफ लिखिए, अगर आप 4 लाइन का पैराग्राफ लिखे, मान लो उस पैराग्राफ को लोग 1 पॉइंट मान गए, और 4 लाइन का पैराग्राफ लिखना मतलब आप 8 नंबर के आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ही पैराग्राफ लिख पाएंगे। और अगर आप 2-2 लाइन का पॉइंट मार दिए तो वो आप कितने ना कितने पॉइंट लिख पाएंगे, और अगर उसका एक एक नंबर भी दे दिया तो आपको बहुत अच्छा लेवरेज मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि छोटे शॉर्ट पॉइंट्स लिखिए। कोई हेल्पिंग वर्ब्स और सहायक क्रिया जोड़ने की जरूरत नहीं, करता है, ये है, वो है, इसकी हो जाएगी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखिए। वो प्रोफेसर हैं, उनको आता है, उनको आंसर पता है, वो लोग बस देख रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं पता है। आपको पता है, आप बेयर मिनिमम में प्रेजेंट कीजिए अपना आंसर। इंग्लिश वाले हैं तो बहुत अच्छे वोकैबुलरी, बहुत अच्छी इंग्लिश यूज कीजिए, क्योंकि अच्छे इंग्लिश यूज करें। अच्छा, मेरे मन में यह भी अवधारणा होती थी कि इंग्लिश मीडियम में फिलोसफी के हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है छत्तीसगढ़ में। फिलोसफी का रविशंकर यूनिवर्सिटी में है, लेकिन वो हिंदी मीडियम में है। तो मैं ये सोचता था कि हमारी कॉपी हिंदी मीडियम वाले चेक करते होंगे, तो कुछ भी लिख दूंगा, उनको क्या पता चलेगा, ये वो। फिलोसफी का तो बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो कुछ भी मेटाफिजिकल ये वो लिख दूंगा, ट्रांसीडेंटल ऐसा वैसा, तो उनको लगेगा कि हाँ कुछ तो भारी लिखा है, मतलब सही होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि हमारे यहाँ पीएससी जो है
इसका बजट काफ़ी अच्छा रहता है। इन लोग DU से प्रोफेसर बुलाते हैं, ये लोग BHU से प्रोफेसर बुलाते हैं, सागर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आते हैं, ये लोग चेक करते हैं। तो कभी ये भ्रम मत पालना इंग्लिश वालों कि हम लोग को इंग्लिश के कारण अच्छा नंबर मिल जाएगा। वो जो अभी हिंदी मीडियम वालों के बीच में जो चल रहा है कि इंग्लिश लिखने से अच्छा नंबर मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों, हिंदी वालों का तो कॉपी सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले चेक करते हैं, इंग्लिश वालों का कॉपी तो बाहर से आते हैं चेक करने, JNU से आते हैं चेकर, बहुत सारे चेकर JNU से आते हैं। जैसे खास करके पेपर 7 के लिए JNU के चेकर्स आते हैं पार्ट 2 के लिए, क्योंकि PSIR हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। पॉलिटिकल साइंस वालों को आप IR दे दोगे चेक करने तो उन लोग फिर कुछ भी चेक कर देंगे। तो PSIR के स्पेसिफिक टीचर्स आते हैं, वहां से प्रोफेसर आते हैं, JNU BHU यहाँ से वो लोग चेक करते हैं। इसीलिए यही कारण है कि पेपर 7 पार्ट 2 में नंबर नहीं मिलता, यही कारण है, क्योंकि हम लोगों को PSIR वैसा नहीं पढ़ाया जाता जैसा उन लोग रिक्वायर, उनको आंसर चाहिए। हम लोग ऐसे आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई एक JNU के प्रोफेसर के सामने आप कितना भी अच्छा प्रेजेंट कर लो, वो कहाँ सेटिस्फाई होगा आपसे। अगर वो ब्रिक्स के गोल्स पूछ रहा है तो आप उसके ब्रिक्स के गोल्स, आप भाई ब्रिक्स के ऊपर आप रिसर्च तो किए नहीं हो कि आप ब्रिक्स के गोल्स बता दोगे। हर कोई एक मिनिमम ये लिख देता है कि वहाँ म्यूचुअल कोऑपरेशन चाहिए, ऐसा वैसा। वो एक बेयर मिनिमम आंसर है जिसके लिए बेयर मिनिमम मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे आंसर लिखना है तो वो जो उनके जो बुक्स होते हैं, उनके जो थीसिस होता है, वैसा लैंग्वेज आपको यूज करना पड़ेगा। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं उनके प्रोफेसर एडिटोरियल लिखते हैं, तो एडिटोरियल्स आप पढ़िए। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो स्पेशली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदू के एडिटोरियल्स, और कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आ जाते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस भी छानना कीजिए बीच बीच में। टेलीग्राम में बहुत सारे आपको ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ आपको क्वेश्चन न्यूज़पेपर मिल जाएंगे इंग्लिश वाले। तो वो हिंदी वालों भी आप भी ट्राई करना कि इंग्लिश एडिटोरियल ही आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर सब जान रहे हैं कैसे होते हैं। दैनिक भास्कर में क्या है, वो यही का खून खराबा दिखा रहे हैं, वो सबसे एग्जाम का कोई मतलब लेना देना नहीं है। अगर आपको अच्छे क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़िए। इनफैक्ट इस बार एक क्वेश्चन था, वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जो इस बार क्वेश्चन आया था, वो मैं एडिटोरियल से ही पढ़ा था, मैं उसी को छाप के आया हूँ, और मैं श्योर हूँ कि मेरे को नंबर मिल जाएगा। वो रंगराजन सर या किसी का था, सी रंगराजन सर का ही शायद आर्टिकल था, बहुत अच्छा लिखते हैं हायर एजुकेशन के बारे में, तो उनको मैं लिख के आया था, तो शायद अच्छा नंबर मिल जाए उसमें। तो एक और जो VBSA है, विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान का जो बिल आया है, वो भी मैं न्यूज़पेपर में देखा था, क्योंकि ये सब आपको करंट अफेयर्स की जो पतली पतली मैगजीन्स आती है उसमें भी ये सब नहीं मिलेगा आपको, ये सब आपको न्यूज़पेपर में ही मिलेगा। कोई अमेंडमेंट हो रहा है, कोई बिल आ रहा है, तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए न्यूज़पेपर पढ़ने का, इससे आपका पेपर 7 कुछ अच्छा हो ना हो, पेपर 7 का पार्ट 3 और पार्ट 2 तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आप वहाँ एक एज ले सकते हैं जहाँ पे बाकी लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने से अगर कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं तो बिल्कुल वर्थ इट है वो करना। टेस्ट सीरीज मैं मानता हूँ कि एक मिनिमम टेस्ट सीरीज करना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स का एक दिला दिया और मेंस का मेंस के पहले एक बार दिला दिए। बाकी आपको मेन पढ़ाई करना है, वो तो पढ़ना है। आंसर राइटिंग आप घर में कर सकते हो, क्वेश्चन PYQ उठाओ, खुद से लिखो आंसर, और आंसर एक बार लैंग्वेज में कमांड आ जाए तो वही जो मैं बताया सब हेड्स तोड़ो। बाकी टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा देने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना और एक स्पेस में लिखने आना, ये दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जाके आपका कोई नॉलेज काम नहीं आएगा, वहां जाके आपका सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट यही काम आने वाला है। वहां आप एग्जाम हॉल में अगर कोई मेंस दे दिया होगा तो उसको समझ में आएगा कि एग्जाम हॉल में घुसने के बाद सारा कंटेंट वाइप आउट हो जाता है दिमाग से। फिर वहां जो क्वेश्चन आएगा बस वो, क्योंकि सोचने का टाइम ही नहीं है ना। अगर आप क्वेश्चन देख लिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय XYZ, तो आपके पास सोचने का ही टाइम नहीं है, आपको बस क्वेश्चन आधा पढ़े उतने में आंसर लिखना चालू कर दो, क्योंकि वहां पे उतना टाइम गैप मिलेगा ही नहीं। एक तो चालू होगा, फिर बीच में सील लगाने आएगा, फिर फोटो खींचने आएगा, फिर इन्विजिलेटर आ जाएगी सिग्नेचर करने, ये सब में बहुत टाइम निकल जाता है। ऊपर से बीच में अगर किसी को प्यास लग गया तो गया फिर। तो इसलिए ना कोशिश करना कि आंसर राइटिंग के स्पीड पे काम करो, कंटेंट पे काम करो, इंग्लिश वाले वोकेबलरी पे काम करो, प्रेजेंटेशन पे काम करो जितना अच्छा हो सकता है। बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट भी बनाने की जरूरत नहीं। ज्योग्राफी है तो डायग्राम बनाइए, छोटे छोटे डायग्राम्स बनाइए, वो सब काम करता है। बाकी आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हो तो शर्माना मत कोई, क्योंकि मैं बेशरम टाइप का पूछता था मैं खुद, मेरे को आदत है। क्योंकि आप जब तक अपने अंदर से निकालेंगे नहीं ना डर को, तो कुछ भी नहीं हो सकता। खास करके इंटरव्यू में तो, और इंटरव्यू में तो जब तक वहां तो बोलना ही है। किस तरह के मेरा इंटरव्यू मेरा इंटरव्यू ऐसा था सर कि मैं तो बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ था। लॉ मेरा बैकग्राउंड था, मेरा सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप है, मेरा हाई कोर्ट में इंटर्नशिप है, तो ऐसा उनको पहला आदमी दिखा। वो लोग बोले भी कि अच्छा लॉ की हो, तो वाह यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पूछेंगे कि जज क्यों नहीं बन रहा। मेरे पास उसके लिए एकदम मॉरल आंसर रेडी था, एथिकल, कि मैं इसलिए जज नहीं बन रहा हूँ, लेकिन पूछे ही नहीं। पहला क्वेश्चन पूछे कि जुडिशियल रिव्यू को भी बोले न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। मेरा इंग्लिश मीडियम था शुरू से, मैं डर गया ये सुन के कि ये क्या होता है। मैं तो 5 साल के करियर में कभी नहीं सुना अपनी ये क्या होता है।
तो बोले कि मैं फिर बोला मैम जुडिशियल रिव्यू आप पूछना चाह रही, तो हाँ जुडिशियल। तो फिर बताया, क्वेश्चंस अच्छे थे, हिस्ट्री के भी 2-3 क्वेश्चन थे, चापेकर बंधु के बारे में क्या जानते हैं, सावरकर बंधु के बारे में क्या जानते हैं, तो बताया ये सब। और फिर एक ना उसमें कमिश्नर सर थे जो अभी कमिश्नर बने हैं, पुलिस कमिश्नर, आप लोग को पता होगा, रायपुर पुलिस कमिश्नर जो है, वो शायद वही थे। मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फेशियल रिकॉग्निशन से मैं समझ पाया कि शायद वही है। तो वो ना क्वेश्चन पूछे टेक्निकल जो मेरे लॉ के बैकग्राउंड से थे, वो ये पूछे कि जो नए जो 3 कानून आए हैं, जो 3 क्रिमिनल लॉज जो नए आए हैं, उसमें एविडेंस एक्ट जो है, तो एविडेंस एक्ट में अब जो है वो बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं, एविडेंस कलेक्ट करने के मैकेनिज्म जो है, तो वो शुरू शुरू के जो सरफेस लेवल के क्वेश्चन पूछे वो बता दिया, बताते गया। फिर थोड़ा डीप में गए कि अब चलो बताओ, अगर तुमको डीएसपी ऐसा पोस्ट कर देते हैं कहीं पे, अब तुमको जाना है कहीं क्राइम सीन है, वहां पे तुमको एविडेंस कलेक्ट करना है, अब बताओ कि पुराने एक्ट और नए एक्ट में क्या डिफरेंस आया है। मैं बोला सर पहली बात तो जब मैं पढ़ा था पुराना एक्ट था, नया एक्ट तो मैं पढ़ा नहीं हूँ। दूसरी बात, इतना डेप्थ में अभी तुरंत रिकॉल कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो मेरा पूरा फोकस इधर रहा है, और एविडेंस एक्ट हमारे सिलेबस में है नहीं। तो बोलते हैं कि अरे यार लॉ की हो, ये सब इतना बेसिक चीज़ नहीं जान रहा हूँ मैं। अब वहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, सॉरी ही बोल सकते हैं, और तो कुछ है नहीं। तो सॉरी बोला, बार बार सॉरी बोला, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बिना सॉरी के भी कम नंबर लेके आते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा सॉरी बोल के भी बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, उससे कुछ मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वहाँ पे आपका प्रेजेंट इंस्टिंक्ट जो होता है। जैसे एक सर मेरे को बोल दिए कि गुरु घासीदास जी ने बोला था मन के एक समान, ये किसने बोला था? अब वो उनको बता भी दिया कि गुरु घासीदास जी ने बोला था, और पूछते हैं कि किसने बोला था। अब अगर मैं थोड़ा भी कंफ्यूज होता कि पूछना क्या चाह रहे हैं, या हो सकता है कि किसी ने इंटरप्रेट किया था इस बात को कि गुरु घासीदास जी ने ये बोला था, तो मैं उनको तुरंत यही बोल दिया कि सर ये तो गुरु घासीदास जी ने ही बोला था। तो वेरी गुड कह रहे हैं। मैं बोला कभी कभी इतने बेसिक चीज पे भी खुश हो जाते हैं, कभी कभी कितना भी डीप डेप्थ आंसर दे दो तभी खुश नहीं हो पाते हैं। तो वहां पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड मत खोना बस। मैं जवाब दे रहा था, तो अचानक से राइट साइड से उनका चपरासी आया और चाय गिरा दिया। तो मेरा ध्यान 1 मिनट के लिए भटक गया, व्हाइट कॉलर करप्शन पूछ रहे थे मेरे से वो। तो मैं बताना चालू किया, बगल में चाय गिर गया, मेरे को लगा मेरे ऊपर गिर गया, मैं देखा इधर पलट के, तो उधर थोड़ा दूर में गिरा था, तो बच गया। हो सकता है वो भी एक उनका डिस्ट्रैक्शन स्टंट हो, कि देखना चाह रहे थे कि डिस्ट्रैक्ट होता है कि नहीं। अब मैं देख दिया उधर, मेरे को डर ये था कि छोटा सा कैबिन था, मेरे को लगा चाय मेरे ऊपर ना गिर जाए, तो इसलिए मैं देखा, तो उतने में उन लोगों का मुंह बन गया। तो मैं फिर भी मैं जवाब दिया, व्हाइट कॉलर करप्शन बताया, सब कुछ वो पूछे, एआई के वो पूछे प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है एआई के। ये सब तो बेसिक ही था। इंटरव्यू मेरा बहुत लंबा नहीं चला था, 25-30 मिनट ही चला था। बहुत अच्छे से आंसर दिया था अपने हिसाब से, मैं जितने मॉक्स दिया था उनके हिसाब से भी मैं बहुत अच्छा कर रहा था, वहां जाके भी अच्छा दिया था, लेकिन नंबर पता नहीं क्यों नहीं दिए। हो सकता है शुरू शुरू में था इसलिए, या मेरी गलती कुछ रही होगी जो एनालाइज करने पे समझ में आएगा। तो वही है, इंटरव्यू के पहले अब इसको देखेंगे, सुधार क्या किया जा सकता है इसमें। बाकी आप लोगों का कोई डाउट हो बताइए। हम्म। तो मेरा डाउट ये है कि अभी जैसे कोचिंग चल रही है, अब मैंने इसी साल अभी ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट की है, हम्म। तो मेरे को सबसे ज्यादा डाउट ये है कि साथ से लेके 1 मिनट, फिर से एक बार। हाँ। कि अभी मैंने हाल ही में हाँ, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में। और साथ ही साथ कोचिंग चल रही हम्म। है कि अभी मान लीजिए साल मान लीजिए ठीक हम्म। है, तो मेरे को बारे पता हम्म। है, फिर मेरा ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे खुद के काम वगैरह में कंप्लीट हो जाता है, फिर हम्म। थोड़ा बहुत इसमें चाहिए रहता है, हम्म। तो मेरा दिमाग इस चीज के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि कोचिंग तो हम्म। और पीछे देखो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, कि जो बॉडी रेस्ट मांगता है ना। जी सर। इस सवाल में एक और शेयर करिए कि मतलब इसका जनरल मतलब ये है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई के साथ तैयारी कर हाँ। रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? ठीक, मैं पहले आपका बताता हूँ। देखो ये जो 2 घंटे बॉडी रेस्ट मांगता है, पहले आप जो बोले कि 1-2 घंटे कुछ काम रहता है, फिर 1-2 घंटे बॉडी, इसमें आपका 4 घंटे का पोर्शन जा रहा है। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप जिस दिन लेके बैठोगे ना पूरा एनालाइज करने, तो आपको पता चलेगा कि 4 घंटे का चंक निकल गया बाहर। आप इसको थोड़ा रिड्यूस करो। योग निद्रा, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस आते हैं जिसमें आप 10 मिनट 15 मिनट में, आपको ये प्रैक्टिकली यूजेबल है, क्योंकि मेरे खुद के साथ मैं जब मेंस दिला रहा था, तो मेंस के टाइम पे बहुत नींद आता है बीच बीच में, क्योंकि वो मौसम ही ऐसा रहता है, गर्मी का मौसम, थोड़ा ठंडा ठंडा कूलर का हवा आ रहा है, तो नींद आने लगता है। तो यहाँ पे, तो वो मौसम जो रहता है ना, वो उसमें बहुत नींद आता है। तो योग निद्रा का एक छोटा सा क्लिप रहता है, एक योग निद्रा भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में ना, डीप स्लीप नॉन स्लीप ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, डीप नॉन स्लीप ऐसा। उसको ना कान में ईयरफोन लगा के लेट जाओ 15 मिनट। आप जब 15 मिनट बाद उठोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक हफ्ते से सो के उठ रहे हो। वो बहुत इफेक्टिव होता है, वो जो वाइब्रेशंस वो देता है दिमाग को, न्यूरल नेटवर्क कुछ रहता है, पता नहीं क्या क्या रहता है, वो एकदम रेडी कर देगा आपको। और रही बात टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट आपका ऐसा है ना कि पढ़ाई ही पहला काम है।
पढ़ाई को ही सबसे पहले प्रायोरिटी देना है आपको। तो रिवीजन अगर आपको करना है तो देखो, कोचिंग का ये होता है कि आज जो आपका कोचिंग स्टार्ट कब होता है, सुबह 7 बजे। तो आप वहां से आए ना, रात में सोने से पहले कोचिंग में जो भी पढ़े हो एक बार देख लो। सोने से पहले आप जो अपना पर्सनल शेड्यूल चला रहे होगे उसको कर लो। सोने से पहले आप लगभग 2-3 घंटे निकाल लो, जिसमें आप कोचिंग में जो भी पढ़े हो 2 घंटे इनफ होते हैं उसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ पलटना है, क्योंकि आप सुबह पढ़ चुके हो उस चीज को। सबसे पहले ना ये एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि आप किसी चीज को पढ़ चुके हैं। क्योंकि अपन ना बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरे साथ अभी भी हो रहा था, जैसे मैं अभी अगर छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ रहा था, अब मैं सोमेश्वर देव पढ़ रहा हूँ। सोमेश्वर देव में अगर मैं उसके वो जो विजय अभियान पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे को नया लग रहा है, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को याद है। मैं अगर बुक बंद करूंगा तो मेरे को रिकॉल हो जाएगा। तो ये ना, ये सबके मन में होता है, ये मैं कितना भी समझा लूं कोई सुधार नहीं, मैं खुद अपने आप को नहीं सुधार पाया, क्योंकि ये डर होता है और ये डर होना बहुत जरूरी है। ये डर खत्म हो जाएगा तो इंसान पढ़ना छोड़ देगा। तो वो डर, एक डर होना जरूरी है कि मैं पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं। दूसरी बात रिवीजन की, तो रिवीजन आप ये करो, सुबह आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोचिंग में जो पढ़ रहे हो उसके बाद आप उस चीज को ना पढ़ के जो भी आप अपना पर्सनल शेड्यूल चला रहे हो, अगर आप उसी शेड्यूल को चला रहे हो तब तो वेल एंड गुड है। नहीं, अगर आप अपना कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो उसको बीच में पढ़ो, फिर आखिरी में सोने से पहले एक बार वो देख लो जो कोचिंग में आप पढ़े हो। ये आप साइकिल चलाओगे ना, तो आप जो कोचिंग में पढ़ रहे हो वो आप 2 बार रिवाइज कर लोगे। और कभी भी ना एक ना वो स्टेप अप फॉर्मूला होता है, जिसमें आप आज जो भी पढ़े ना, इसको कल आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आज वाले को भले ही 5 मिनट पेज पलट लो, लेकिन पलट लो। उससे क्या होगा ना, आपका एक बैकग्राउंड डेवलप हो जाएगा और आपको एक याद आ जाएगा कि हाँ कल मैं ये पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर कल आप नया चीज पढ़े, परसों आप पढ़ेंगे ना, तो दोनों को पहले दिन वाले को थोड़ा जल्दी पलट लो और दूसरे इमीडिएट जो पहला दिन है उसको थोड़ा धीरे पलट लो, ताकि आपको ये पता रहे कि आप किस स्टोरी में चल रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रही है, अगर आप आज हुमायूं जो भी पढ़े, कल आपको अगला किंग पढ़ना है, तो आप आज के चीज को कल एक बार थोड़ा पलट लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हुमायूं मरा कैसे था। नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा अचानक से अकबर कहाँ से आ गया। ठीक है, तो वो बैकग्राउंड स्टडी बहुत जरूरी होती है। थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड का पढ़ते रहो और कोचिंग के लिए रात में एक बार पढ़ो, उसके बाद सो जाओ, अगले दिन सुबह फिर से कोचिंग आ जाओ, तो हो जाता है मैनेज। जी। प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन मेरा ऐसा, मैं कभी प्रिपरेशन ऐसा सोच के नहीं किया कि मैं प्री के लिए कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पढ़ता था, चाहे कुछ भी हो। मेरा देखो नोट्स मैं बहुत कम सब्जेक्ट से बनाया हूँ। जैसे हिस्ट्री का जो सर बनवाए थे नोट्स वो था, पेपर 7 का नोट्स है मेरे पास, फिलोसफी का नोट्स है मेरे पास। बहुत मतलब ज्यादातर मेंस के जो सब्जेक्ट्स है ना उनका नोट्स है, क्योंकि मेंस के सब्जेक्ट को वो 2 घंटे वहां जाकर रिवाइज करना रहता है। छत्तीसगढ़ का मेरे पास किसी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं है, वो मैं सिर्फ एक ही बुक पढ़ता हूँ, हरिराम पटेल, जो सब पढ़ते हैं, तो मैं सिर्फ उसी को पलटता हूँ। उसको मैं इतना इतना हाईलाइट करो। देखो नोट्स ना हमेशा एक ही बनाना, मतलब या नोट्स बनाओ या जो भी स्टडी मटेरियल आपका, वो एक ही होना चाहिए। उस एक को इतने बार पढ़ लो ना कि मैं आज भी प्रसन्न मात्रा का अगर आंसर लिखना है ना, तो मेरे को पता है कि लेफ्ट साइड के नीचे में लिखा हुआ है वो, और मेरे दिमाग में प्रसन्न मात्रा ना आकर के वो जो लिखा हुआ है वो दिमाग में आने लग जाएगा कि पहले पॉइंट में उसका एक्सटेंशन है, दूसरे में वो संघ चक्र ये सब है, वो आने लग जाएगा। तो पूरा पेज रटने के बजाय आप उसका ये रटो कि उसमें मेन फैक्ट्स क्या है, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, दोनों में यही काम आएगा। और रही बात जो बड़े बल्कि सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, चाहे जो भी सब्जेक्ट जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर आपको प्री के लिए पढ़ना है ना, तो आप जो मेन नोट्स बनाए हो, जो मेन नोट्स आपका हिस्ट्री के लिए तो नोट्स बनाना ही पड़ता है, वो तो नो डाउट। तो अगर आप नोट्स बनाए हो ना, तो मेन फैक्ट्स को हाईलाइट करते जाओ, उसके साथ में घटना चक्र लगाओ। घटना चक्र में अगर आपको कुछ भी नया फैक्ट मिल रहा है, उसको तुरंत उस नोट्स में ऐड कर लो, चाहे स्टिकी नोट्स लगा लो या साइड में लिख लो, कुछ भी कर लो, उसको वहां पे ऐड कर लो। नोट्स को ना कभी स्टैटिक मत बनाना, उसको अपडेट करते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि देख रहे हो नए नए क्वेश्चन इवॉल्व हो रहे हैं, अचानक से कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आते हैं, वो वहां से पूछता है जहां से अभी तक पूछा नहीं है। और वो सेक्शन को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ से नहीं पूछा है। अब जहां जहां से नहीं पूछा है उसके छोटे छोटे वन लाइनर या फैक्ट्स निकाल लो, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस वो हमेशा प्रीलिम्स में ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में नया आ गया, वो कभी ना कभी प्री में पूछा ही होता है। तो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स उसके निकाल के रखो, और अगर किसी भी आंसर का आपको फैक्ट पता है तो आप उसको आंसर भी लिख लोगे, नो डाउट। वो इतना तो लैंग्वेज बनाना, सबको समा बांधना आता ही है, अलंकार लगा लो, ये कर लो, लग जाता है। तो फैक्ट्स याद करने पे फोकस कीजिए, क्योंकि पीएससी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। ये सिर्फ अब छत्तीसगढ़ी हाइकू पूछ रहा है, जो किसी को नहीं पता। मेरी कल एक सर से बात हो रही थी, वो छत्तीसगढ़ी में पीएचडी कर रहे हैं, वो बोल रहे थे कि भाई मेरे थीसिस में है ये, तुम लोग कहाँ से पढ़ोगे इस चीज को, हाइकू को। तो फैक्ट खोजिए जितना खोज सकते हैं, और फैक्ट को बस किनारे में लिख लो, बस उसी को याद करो, और कुछ नहीं, हो जाएगा। फिर प्रीलिम्स तो घटना चक्र है, जितना लगा सकते हो टेस्ट लगाओ, जितना टेस्ट लगा सकते हो प्रीलिम्स के लिए, वो है जी। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन सिमिलर है, हम्म। जैसे अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट में हूँ, हम्म। 2 साल बाद मैं अच्छा, प्राइवेट कॉलेज चल रहा है। हम्म। प्राइवेट पर जो एग्जाम टाइम आ जाता है ना, तो 1 मंथ का ड्यूरेशन एग्जाम के स्ट्रेस में निकल जाता है। हम्म। तो कोचिंग और कॉलेज मैनेज देखो कॉलेज के एग्जाम के टाइम पे तो आपको कॉलेज का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है 2 साल आपका कोचिंग बचा, कॉलेज आपका 2 साल बचा ना, 2 साल तो आप एग्जाम दिलाने वाले हो नहीं।
और एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा एग्जाम दिलाने के लिए, तो ग्रेजुएशन पहली क्राइटेरिया है। तो जब एग्जाम आए तो कम से कम शिफ्ट करो कॉलेज की तरफ और कॉलेज की पढ़ाई को अच्छे से करो ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए, कुछ नहीं तो पास होने लायक तो हो ही जाए, क्योंकि कोई यहाँ पे कॉलेज का टॉपर नहीं बैठा है। और कॉलेज का अगर कोई टॉपर होगा तो कोई जानता भी नहीं उसको, अगर तभी जानेगा जब उसका प्लेसमेंट होकर कहीं बढ़िया जगह पहुंच गया तो कॉलेज अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट इतना तैयार रख कॉलेज के एग्जाम के टाइम पे स्पेशली। उस टाइम पे ये मत सोचो कि एग्जाम जो आपका प्रीलिम्स है या मेंस है वो इफेक्ट होगा, उसको आप कॉलेज को पढ़ो और कॉलेज के पे पहले फोकस करना, क्योंकि ग्रेजुएशन ही नहीं होगा तो फिर एग्जाम कहाँ से, और एग्जाम में तो अभी 2 साल है आपके, जैसा आप बता रहे हो, तो वो तो फिर जो फैक्ट्स अभी छूट रहे हो तो बाद में कभी ना कभी कवर हो ही जाएगा, उसका टेंशन मत लेना, पहले कॉलेज पे ध्यान देना अगर आपका जब भी एग्जाम आए पास में तब स्पेशली। मेरा तो कॉलेज खत्म हो गया था। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ था मई मई में हुआ था, 24-25 मई को मेरा कंप्लीट हो गया था, लास्ट एग्जाम मेरा था। और मैं कॉलेज कोचिंग चालू किया था 1 हफ्ते बाद, जून 5-6 जून से, ऐसा था। देखो अब ना क्वेश्चंस डायनामिक आने लग गए हैं, सिर्फ बुक, अब किसी, मैं नहीं मानता किसी बुक के लिए सिर्फ किसी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बुक स्पेसिफिक मतलब बेनिफिशियल रहेगा। चैट जीपीटी का जमाना है। अब लोग बोलते हैं कि एआई दुनिया को रिप्लेस करेगा, तो एआई उनको रिप्लेस करेगा जिनको एआई चलाना आता नहीं है। तो जितना हो सके ना टेक्निकली अपने आप को बेनिफिट कीजिए, एआई का हेल्प लीजिए। आप जैसे आंसर फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें आपको कंटेंट चाहिए, तो देख लीजिए फॉर्मेट क्या बन सकता है। 4 नंबर के आंसर के लिए आप अपना आंसर का फोटो खींच के उसमें डाल दो, वो आपको चेक करके बता देगा आपके में ग्रामेटिकल एरर है, आपके में फैक्ट्स का एरर है, वो सब बता देगा। तो समराइज अगर करना है आपको बुक के कंटेंट को, तो प्रीलिम्स के लिए तो जान रहे हो सिर्फ फैक्ट्स पढ़ना है, अगर मेंस के लिए करना है ना तो हर टॉपिक का ना एटलीस्ट जो अगर बड़े टॉपिक्स हैं उनका ना 4-4 नंबर के लायक नोट्स बना लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं पेपर 4 पार्ट 3 बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो उसमें कोई थ्योरी जैसा कुछ नहीं है। मैं क्या किया, उससे सिर्फ एक बुक पकड़ा, दृष्टि का क्विक बुक आता है, दृष्टि की क्विक बुक को मैं पकड़ा, उसमें जितने टॉपिक्स थे उनको मैं 4-4 नंबर के लायक लिख लिया, 6-6 7-7 लाइन। ज़्यादा बहुत मोटा नोट्स नहीं बना, पतला नोट्स बन गया और कंप्लीट हो गया। अब वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इको सेंसिटिव जोन जो है वो वहीं से उठा है, कई बार एज इफेक्ट पूछता है और इको टोन पूछता है, ये सब वहीं से आते हैं। तो ये सब की अगर आपको जानकारी है ना कि वहां से थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स उठा लो बस, तो आपको बन जाएगा। छोटे छोटे बनाना नोट्स, बस वो समराइज हो जाएगा फिर। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके काम टाइम पे कैसे किया? स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैं थोड़ा लकी रहा हूँ कि मेरे को स्ट्रेस होता ही नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ सोचता ही नहीं था। मेरे को मतलब, मैं यार देखो 10वीं क्लास से मैं फेल होते होते बचते आया हूँ, तो मेरे लिए पीएससी फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं फेल हो जाता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यही एटीट्यूड था जो मेरे को निकाल दिया मेरा प्रीलिम्स, क्योंकि ना लोग डरने लग जाते हैं प्रीलिम्स के पहले, बहुत ज़्यादा डरने लगेंगे। कई लोग का तो ओएमआर बबलिंग गलत हो जाता है डर के मारे। तो ना ये आपका सही होगा एग्जाम दिला के, टेस्ट दिला के। आप जितना टेस्ट दिला रहे हो ना यही सोच के दिलाओ कि ये प्रीलिम्स है, जितने भी टेस्ट दिलाओ उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। और घर से बात करो, और बाकी जो स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं कि योगा करो ये करो, तो मैं कभी नहीं किया हूँ, आप लोग ट्राई कर लो, होगा तो बताना, मैं भी कर लूंगा। तो ये भी कर सकते हो। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट ये है कि हैप्पी रहो, खुश रहो, और कुछ नहीं। ये सोच के चलो कि हो जाएगा, एक दिन होना है, बस मेरे को वो दिन तक ये दिन काटना है जैसे भी करके, तो हो जाएगा। बस जो भी है भगवान पे विश्वास रखो, हो जाता है, कुछ स्ट्रेस नहीं आता फिर कुछ। जी। इन सब्जेक्ट्स पे आप कैसे डील करते थे, कौन से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं? यहाँ पे भी मैं थोड़ा लकी था कि मेरे को इंटरेस्ट सब में आता था भाई, क्योंकि मेरे लिए सब चीज नया था। मेरा खासियत ये ना, मेरे को आज कुछ नया टॉपिक दे दो मैं नया टॉपिक पढ़ लूंगा, पुराना टॉपिक मेरे को बोर लगता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, मैथ्स में एकदम जीरो इंटरेस्ट है मेरा, देख लिए क्या हो रहा है। साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, तो साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप किया, और एक बार जब पढ़ना चालू किया ना फाउंडेशन से, उसको जीरो से एकदम बच्चे लोगों के साथ जब बैठ के, तब उसमें भी इंटरेस्ट आने लग गया। तो इंटरेस्ट ना बनाना पड़ता है, क्योंकि ये सोचो कि नहीं बनाऊंगा तो नहीं होगा, पढ़ना है, निकालना है एग्जाम, तब तो बनाना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो बहुत सारे, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए बहुत अच्छा चैनल आता है बुक्स तवा। इकोनॉमी के लिए भी बुक्स तवा आता है। ये बुक्स तवा एक चैनल है यूपीएससी का, वो एनिमेटेड वीडियोस बनाता है। उसमें ना आपको इकोनॉमी तो तुरंत जेठालाल के कॉन्सेप्ट लगा के आपको इकोनॉमी, वो इन्फ्लेशन समझा देगा। तो कुछ भी टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब का सहारा ले लो, क्योंकि ना देखो मेरा ये मानना है ना कि अपन कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो जितने ज्यादा अपने सेंस ऑर्गन्स आप एक्टिवेट करोगे ना, जैसे मान लो मैं किसी चीज को बोल बोल के पढ़ रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा कम याद होगा। मैं उस चीज को देख के और बोल के पढ़ रहा हूँ थोड़ा ज्यादा होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ तो थोड़ा और ज्यादा होगा। और ये सब करने के बाद फिर आंख बंद करके एक बार मेमोराइज भी कर रहा हूँ, तो फिर वो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो जितना हो सकता है अपने सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट कीजिए, लिखो, पढ़ो। मैं तो हमेशा लिख लिख के पढ़ता था। मैं एक फोटो भी शेयर किया हूँ मेरे इंस्टाग्राम में, मैं दिखाऊंगा। इतने सारे नोट्स हैं, इतने इतने नोट्स के 3 रो बना के रखा था मैं। तो जितने कॉपीज थी ना, वो बहुत लोग बोल रहे थे कि खाली कॉपी, कोई खाली कॉपी नहीं है भाई। मैं लिख लिख के पढ़ता था, और लिख लिख के 2 साल में वो तो बहुत कम है, उससे ज्यादा भर जाता है लोगों का। तो लिख लिख के पढ़ो जितना हो सकता है, उससे इंटरेस्ट भी आएगा लिखने में। क्योंकि ना
लिखोगे ना तो आपको लगेगा कि मेरे को याद हो रहा है। इंटरेस्ट तब लूज होता है ना जब आप पढ़ रहे हो आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, तो ऐसा लगने लगता है कि यार टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इंटरेस्ट लूज होता है। लिखोगे ना तो पहले एक बार लिखो, फिर बुक बंद करो, फिर एक बार उसको लिख के देखो, तो अपने आप आपको रिकॉल होने लग जाएगा और आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट अगर आपको याद हो रहा है तो फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है तो इंटरेस्ट आएगा ही। तो जितना हो सकता है लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आने लग जाएगा। बहुत रोल है भाई, प्रीलिम्स तो बहुत पीवाईक्यू ओरिएंटेड है। मेंस हालांकि इस बार थोड़ा सा पीवाईक्यू से भटक रहा है, लेकिन फिर भी पीवाईक्यू को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पीवाईक्यू आपको पीएससी का ट्रेंड बताएगा कि पीएससी किस डायरेक्शन में जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पीवाईक्यू आपको बताएगा कि आपको कितने डेप्थ तक पढ़ना है। कई लोग कुछ टॉपिक्स को बहुत अंदर तक पढ़ने लगते हैं, उतना अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर सरफेस लेवल से भी हो जाता है। तो पीवाईक्यू आपको बताएगा कि आपको कितने अंदर तक पढ़ना है और किस दिशा में पढ़ना है, उसका काम करता है पीवाईक्यू। जितना कर लो उतना अच्छा है। हाँ, कोई उसमें वो नहीं है। हाँ। हम्म, तो मेरा ये कंसर्न था कि मैं प्रीवियस एक साल से मुझे हम्म, मेरा नेक्स्ट ईयर है, हम्म। अब मुझे अभी प्रेजेंट पे बुक्स पढ़ना चाहिए या कोई अपडेट? ऑथेंटिक बुक आप पहले पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? एक ना, जैसे आपको बता रहा हूँ, इस बार एक क्वेश्चन आया था, वो अरे वो कलचुरी का क्वेश्चन आया था 8 नंबर में। क्या एक सिस्टम था वो, अदला बदली वाला, जमीन का अदला बदली वाला, क्या बोलते हैं उसको, लाखा बाटा। 8 नंबर में लाखा बाटा आया था। अपन नॉर्मल बुक जो पढ़ते हैं उसमें लाखा बाटा कहीं पे नहीं है। एक बुक पढ़ते हैं जिसमें एक लाइन लिखा है कि गौटिया के अंतिम सोपान से होता है, मेरे को सिर्फ उतना पता था, अंतिम सोपान से होता है। ये बुक अगर आप राम कुमार बिहार की बुक खोलोगे ना तो एग्जैक्ट 8 नंबर के लायक उसमें दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट में क्यों इतनी ज्यादा स्टैब्लिश्ड है, वेल स्टैब्लिश्ड है। इसके लिए आपको बर्नवाल का जब आप एनसीईआरटी कंपाइलेशन पढ़ेंगे ना तो एग्जैक्ट 8 नंबर के लायक आपको 8 पॉइंट मिल जाएगा। लकीली मैं उसको पढ़ लिया था कि एपीआई जो एक्टिव फार्मास, अब देखो यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल दिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आप नहीं पढ़े हो उसको, आपको पता है एपीआई क्या होता है? नहीं पता, मैं लिख दिया। अब उसको कोई चेक करेगा तो बोलेगा कि यार इसको तो पता है, ये एनसीईआरटी पढ़ के है। तो जो रेफरेंस बुक्स होती है, जो ऑथेंटिक बुक्स होती है, उसको पढ़ने का ये फायदा है कि आपको ना कीवर्ड्स मिलेगा। कीवर्ड्स मिलोगे, जैसे वो अंतिम सोपान। अब वो अंतिम सोपान वर्ड जो है लाखा बाटा में, ये उसमें लिखा हुआ है आपके राम कुमार बिहार में, और आंसर तो वहीं से कहीं ना कहीं फ्रेम होते हैं। तो वो वर्ड अगर डाल दोगे तो आपको पकड़ लेगा कि आप कीवर्ड्स डाल रहे हो। तो ऑथेंटिक बुक पढ़ने से आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इस बार मान लो लाखा बाटा पूछ लिया, अभी तक पंचकुल नहीं पूछा है बड़े नंबर में, हो सकता है अगली बार 8 नंबर में पंचकुल पूछ दे। अब पंचकुल के लिए आपको बड़े साइज का कंटेंट आपको हरिराम पटेल में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑथेंटिक बुक जो राम कुमार बिहार की है। कोई भी बुक हो गया। मैं तो इनफैक्ट हिस्ट्री के लिए मैं बहुत बुक पढ़ता था। एक शर्मा है, मातुश्री पब्लिकेशन के एक आती है, वो पढ़ा हूँ, और ये जो राम कुमार बिहार है ये पढ़ा हूँ, बहुत सारी बुक पढ़ा हूँ। तो ना ऑथेंटिक बुक पढ़ना उन सब्जेक्ट्स के लिए जहाँ पे, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के लिए आप एक रीडिंग कर लो, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लो, और अपने नोट्स में या आप जिस भी चीज को रेफर करते हो रिवीजन के टाइम पे उसमें उसको ऐड कर लो। कुछ नहीं तो कम से कम छोटे छोटे 4 लाइन लिख लो, ताकि उस लाइन को आप आंसर राइटिंग के टाइम पे एक्सपैंड कर लो। तो इसलिए ना कभी कभी ऑथेंटिक बुक पढ़ना, जैसे इस बार जो पढ़ा होगा राम कुमार बिहार, वो 8 नंबर आराम से स्कोर कर लेगा लाखा बाटा में। तो यही है, हो सकता है अगले साल पंचकुल पूछ दे, क्या पता। तो ऑथेंटिक बुक का एटलीस्ट एक रीड कर लो, ताकि कुछ कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहे। जैसे ना आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कंडिल नहर सत्याग्रह पढ़ते हैं हम लोग। कंडिल नहर सत्याग्रह अगर आप हरिराम पटेल में पढ़ोगे तो बहुत कंसाइज में दिया, प्रीलिम्स के लायक एकदम बढ़िया है, लेकिन मेंस आप उसका आंसर उसमें नहीं लिख पाओगे। कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में मैं जिस बुक से पढ़ा था, मातुश्री पब्लिकेशन के, अर्चना शुक्ला जी की बुक है, उसमें पूरी कहानी दी हुई है उसमें, कि कैसे अंग्रेज लोग उनकी बकरी को उठा ले जाते हैं, बकरी को उन लोग बेचने जाते हैं, फिर गांव वाले उसके पीछे पीछे आते हैं, और आने वाले जितने गांव रहते हैं सब में समझाते हैं कि कोई मत खरीदना। तो वो नॉन कॉपरेशन का फील्ड लेके आता है, कैसे कि वो लोग बोल रहे हैं अगले गांव के कि कोई इस बकरी को मत खरीदना, तो उन लोग इनके बकरी को अटैच करके लेके जाते हैं बेचने के लिए, ताकि वो लोग रिकवर कर सके फाइन। अब कोई उसको खरीदता नहीं है, इस कारण से वहां नॉन कॉपरेशन होता है। और इससे थक के, जैसे हम लोग को ये पढ़ाया जाता है ना कि गांधी जी के आने के बारे में सुन के अंग्रेज लोग डर के मारे भाग गए थे, ऐसा नहीं था। कोई खरीद ही नहीं रहा था, जो उन लोग लकड़ी बकरी ये सब लेके गए थे ना, उसको कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उन लोगों को आखिरी में फिर बोलते हैं कि 1/3 दे दो, वो 1/2 दे दो, फिर बोलते हैं 1/4 दे दो, फिर भी कोई नहीं खरीदता है, तो लोग आखिर में छोड़ के चल देते हैं। अगर कल के डेट में कंडिल नहर सत्याग्रह 15 नंबर में आता है, मैं स्कोर कर लूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ इस चीज को। अब अगर आपको ये स्टोरी नहीं पता, आप सिर्फ इतना ही लिख रहे हो कि गांधी जी आने वाले थे, ये होने वाला था, पंडित सुंदरलाल शर्मा का बहुत बड़ा रोल था, जो त्रिमूर्ति अपन पढ़ते हैं, वो नथुजी जगताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये सब इन लोगों का रोल था। तो आप उसी चीज को बार बार रिपीट करने लग जाओगे 15 नंबर में। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट है, ये सब स्टोरीज है, हिस्ट्री में स्टोरी ही तो लिखना है, तो आप स्कोर कर लोगे। तो ऑथेंटिक बुक, आपको 3-4 एग्जाम्पल बता दिया। तो ऑथेंटिक बुक पढ़ने का ये फायदा होता है कि आप ना आंसर्स अच्छे लिख लोगे, क्वालिटी कंटेंट डाल लोगे।
ये होता है। ये नहीं कि उसका नोट्स बनाने लग जाओ, नहीं, नोट्स मत बनाना, हाइलाइटर का यूज करो जितना हो सकता है। ऐसा अगर कोई लगे, जैसे जो भाई पीवाईक्यू का पूछा, पीवाईक्यू देखो और ये सोचो कि अगले साल और क्या पूछ सकता है। जैसे मैं अभी प्रेडिक्ट किया, मैं वहां लिख रहा था ना लाखा माटा को, मैं उसी टाइम समझ गया था कि हो सकता है पंचकुल भी पूछ दे आने वाले टाइम पे। तो मैं घर आके सबसे पहले राम कुमार बिहार की बुक खरीद के लाया हूँ मैं अभी भी। तो उसको जाके अभी गैप है ज्वाइनिंग में लगभग 1 आध महीना, तो उसको एक बार देखूंगा पढ़ के। तो यही है, ऑथेंटिक बुक पढ़ने का नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फायदा बहुत है। और नहीं पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही, जैसे इस बार 8 नंबर का कहीं ना कहीं लॉस हो जाता। तो कोशिश कीजिए पढ़ने का, एक रीडिंग कर सकते हो, बहुत मोटी बुक नहीं होती, स्टोरी होती है, पढ़ लो एक बार, हाईलाइट कर लो, अगली बार जब पढ़ोगे तो सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को देख लेना, बस हो जाएगा। रिवाइज करने के बाद उसके बाद नोट्स के साथ सप्लीमेंट्री तौर पे उसको पढ़ो। हाँ, जैसे मैं पेपर 7 के नोट्स बनाता था ना, तो पेपर 7 के मेरे नोट्स है, उसके साथ में एक पतली सी मेरी एक और कॉपी है जिसमें मैं सारे स्कीम्स लिख के रखता हूँ। तो जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ साथ में एक नज़र इसको भी मार लेता हूँ। जैसे इस बार पीएम सेतु आ गया, लखपति दीदी आ गया, तो ये सब फिर उससे फंस जाता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको रिवॉर्ड करेगा। ये है। ठीक। हम्म, जैसे कि मैं टाइम टेबल बना रही हूँ, लगभग 2-4 दिन करने में लगता है, हम्म। उसके बाद कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज मेरा तो एक दिन भी नहीं चलता था वो टाइम टेबल। मैं अगर सोचता था कि आज मैं सिर्फ 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा, मैं पूरे दिन हिस्ट्री पढ़ते रह जाता था। ऐसा होता था। इसका ना सिर्फ एक तरीका है कि टाइम टेबल मत बनाओ। टाइम टेबल बनाओगे ना तो आप खुद में डिमोटिवेट होगे कि अरे यार मैं टाइम टेबल फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा वैसा। ये करने के बजाय ना आप टारगेट सेट करो। सुमित के शर्वानी को जानते हो? सुमित सर सासो थे, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर समाज कल्याण बने। वो उनका टेलीग्राम में चैनल भी है, सीजीपीएस विद सुमित, बहुत लोग इसमें कनेक्टेड होंगे ना। वो एक ऑपरेशन चंद्रगुप्त चलाते हैं, बहुत बेनिफिट करता है वो। उसमें वो ना डेली के टारगेट्स, अपना भी टारगेट लिखते हैं। तो ये देख के ना ये मोटिवेशन आता है कि भाई वो अगला सेलेक्टेड है, वो इतना पढ़ रहा है, तो फिर तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो ना सुबह उठ के, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सुबह उठो, टाइम मत डिवाइड करो, इस घंटे में ये पढ़ूंगी। आप उठ के जो भी आपका आज 5 टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लो पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ना है, पेपर 7 का एक टॉपिक पढ़ना है, 6 का एक टॉपिक पढ़ना है, वो लिख लो अपना डेली टास्क, और जहां भी पढ़ते हो सामने रख दो उसको। वो आपको रियलाइज कराएगा कि भाई आज कितना हुआ है। टाइम बांधने के बजाय आप अपना टारगेट बांध दो, तो टारगेट आप जल्दी इजीली फिनिश कर लोगे। क्योंकि टाइम में ना क्या होता है ना, स्ट्रेस होने लगता है। जैसे मान लो आप आज सोचो हिस्ट्री पढ़ना है 1 घंटे, अब आपका 58 मिनट्स हो गया है और एक टॉपिक आपका इतना बचा है कि वो 15-20 मिनट ले लेगा, तो आपका दिमाग ना हैंग हो जाएगा। अरे यार 15 ही मिनट बचा, 15 मिनट और चाहिए इसको, तो फिर आप उसको फिनिश करने के लिए इधर का 15 मिनट लोगे, फिर वो एक लूप बन जाएगा। अगले सब्जेक्ट का 15 मिनट आप इधर जोड़ लिए, फिर जब जो ब्रेक आता है ना, ब्रेक आदमी पर्याप्त लेता है, 3 से 4 का मेरे को ब्रेक लेना है, तो वहां पे मेरा सब्जेक्ट हुआ हो ना हुआ, ब्रेक तो मैं लूंगा। ये भी एक माइंडसेट होता है। तो ना सब्जेक्ट का टारगेट बनाओ कि मेरे को आज में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, रेदर देन कि उसका 1 घंटा 2 घंटा उसको डिवाइड कर दो, ऐसा मत करना। में फोकस होना चाहिए। जैसे हम सीजीपीएससी के लिए हम्म। तो बीपीएससी के हम्म। बाद हम लोग क्या हमारा है तो फिर हम्म। थोड़ा फाइनेंशियल भी रहता है हम्म। और ना फिर ऐसा रहता है कि छोटा को किसी में निकालो। हाँ। हम्म। तो सर ऐसी सिचुएशन में दोनों साइड देखना उचित रहता है या बिल्कुल उचित रहता है। ऐसे सिचुएशन में आपका दोनों साइड मैनेज हो भी जाएगा। इसका एक एग्जिट प्लान है, ये है आप मेंस को अपना स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो आपका वनडे एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेंस में ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपके वनडे एग्जाम क्लियर कवर ना करते हो। ऑलमोस्ट सब चीज कवर हो जाता है मेंस से। आप मेंस को पढ़ते रहो। मेंस पढ़ते पढ़ते बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोग सिर्फ सीजीपीएससी की तैयारी किए, उनका व्यापम क्लियर हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोग वनडे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। इस बार भी जो वो हुआ, सुप्रिटेंडेंट का पोस्ट था, और व्यापम के भी 1-2 जो मंडी उप निरीक्षक का हो, उसमें मेरे पहचान के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोग कभी वो सब व्यापम पढ़े ही नहीं है। वो लोग सिर्फ पीएससी पढ़े हैं और जाके बैठे वो लोग निकाल लिए। तो आप अगर पीएससी को ही अच्छे से पढ़ो, मेंस के सब सिलेबस को अच्छा, जैसे आप मान लो कोई भी एक वनडे एग्जाम पकड़ लो, उसमें क्या रहता है, मैथ्स रहता है थोड़ा, मेंस में मैथ्स कवर हो जाता है। बाकी सारे जीएस के पोर्शन है वो आपको इसमें कवर हो ही जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप घटना चक्र साल भर लगा ही रहे हो। तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जिसकी आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप तैयारी सब चीज की कर रहे हो। बस आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको अल्टरनेट कोई जॉब चाहिए, मीनवाइल जब आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, या एक छोटा मोटा कुछ भी नौकरी मिल जाए, चाहे वनडे हो चाहे कुछ भी हो, एडीओ कुछ भी, तो उसके लिए आप मीनवाइल पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, बस आपको थोड़ा सा टाइम फ्रैक्शन डिवाइड करना है कि, और बाकी पढ़ाई तो सेम है। घटना चक्र ऐसा तो नहीं है कि वनडे के लिए कुछ अलग घटना चक्र आता हो, उसके लिए भी वही घटना चक्र आता है। उसके लिए अच्छा, वनडे की तैयारी करने के लिए आप क्या कोई अलग नोट्स बनाए हो? वही नोट्स बनाए हो जो पीएससी के लिए पढ़ रहे हो। तो फिर माइंडसेट में डिफरेंस क्यों है? वो सिर्फ हम लोग दिमाग में ना एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि नहीं अब मेरे को वनडे के लिए पढ़ना है, तो मेरे को दूसरे नजरिए से, बस आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हो।
बाकी आप पढ़ उसी चीज को रहे हो, बस आपके दिमाग में ये है कि मैं व्यापम का तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, आप ये मत सोचो व्यापम का कर रहे हो कि पीएससी कर रहे हो, बस उसी सब्जेक्ट को साल भर पढ़ते रहो, आपका हो जाएगा। बस कॉन्फिडेंस का गेम है और कुछ नहीं। ये जी, बताइए जी। रिवीजन एक ऐसा वो है, टास्क है जो गले की हड्डी है, वो ना उसको निगल सकते हैं ना उसको निकाल सकते, करना ही पड़ेगा। रिवीजन कभी छोड़ नहीं सकते। तो रिवीजन का ऐसा है कि आप एक बार पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद फिर बार बार रिवीजन ना, कोशिश कीजिए कि मैं जो करता था, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं एक बार में एक सब्जेक्ट खत्म करने की कोशिश करता था। मैं ये नहीं करता था कि सुबह ये पढ़ो, मतलब आपका कोई अलग तरीका हो सकता है और उससे भी एक्सेल हो सकता है। मेरा तरीका क्या था ये मैं बता रहा हूँ। मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके बैठता था, मोनोटोनस हो जाता था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ना एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ता था। जैसे मेरे को आज हिस्ट्री पढ़ना है तो मैं आज मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा। इससे एक फायदा ये होता था कि अगर मैं आज एक दिन में पढ़ रहा हूँ, आने वाले एक महीने बाद शायद मैं उसको आधे दिन में पढ़ने लग जाऊँ, आने वाले 2 महीने बाद या प्रीलिम्स के पास आते आते मैं हिस्ट्री को, अभी के डेट में अगर मेरा मेंस में बताऊं तो मेंस के पहले मैं हिस्ट्री को, अगर मैं बात करूं एंशियंट मिडिवल मॉडर्न तीनों मिला के, मैं लगभग 3 घंटे में मेरा हो जाता था, 3 से 4 घंटे में। बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोग पूरा एक दिन में नहीं कर पाते थे। तो ये रिवीजन से होता है। अगर आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना आप कम टाइम स्पैन में, जैसे अपन मैथ्स में एक पढ़ते हैं ना कि स्पीड और टाइम ये दोनों का इनवर्स रेशियो रहता है, जितना जितना टाइम बढ़ेगा उतना स्पीड कम होता है, ऐसा होता है। तो यही है, आप जितना रिवीजन बढ़ाओगे उतना धीरे धीरे आपका टाइम टेकिंग कम होने लगेगा। हाँ, वैसा भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको बोर लगता है, जैसे आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आप डिवाइड कर लो कि सुबह हिस्ट्री पढ़ लो, शाम को पॉलिटी पढ़ लो, साइकिल चेंज करते जाओ, होते जाएगा धीरे धीरे। करंट अफेयर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग इसको इग्नोर करते हैं करंट अफेयर्स को, और ये करते हैं कि प्रीलिम्स के पहले एक महीने में करंट अफेयर्स हो जाएगा एक मैगजीन रट के। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि पास्ट क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो पीएससी का ट्रेंड ऐसा रहा है कि वो एक साल पहले के भी करंट्स पूछ देता है कभी कभी। जैसे मिट्टी कैफे पूछा था लास्ट ईयर प्रीलिम्स लाया होगा, तो मिट्टी कैफे जब वो पूछा ना, उसके 2 साल पहले न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसजेंडर लोग कैफेज खोले थे वही था मिट्टी कैफे। और वो लगभग अपना प्रीलिम्स होता है फैब में, वो पिछले साल के दिसंबर नवंबर का करंट था और किसी मैगजीन में कवर्ड नहीं था वो। तो इसका एक हैबिट सबसे बढ़िया ये होता है, सुबह उठो, आपको देखो आप सब पीएससी के एस्पिरेंट हो, आपको प्रीलिम्स भी लिखना है, आपको मेंस भी दिलाना है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव फैक्ट भी चाहिए और आपको आंसर फ्रेमिंग भी चाहिए। तो इसका सिर्फ एक रास्ता है, सुबह उठो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जिन लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं, आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो रहता है, 40 मिनट, आधा घंटा 1 घंटे का, उसको देखो, इंटू 2 में करके देख लो। उसके बाद एक 10 मिनट 15 मिनट वाला एकदम फैक्चुअल जो करंट अफेयर्स रहता है, बहुत सारे ऐसे चैनल है जो 15 मिनट में आपका पूरा वो करा देंगे। क्रेजी जीके ट्रिक है और परचम क्लासेस है, बहुत सारे क्लासेस हैं जो ऑनलाइन आपको करंट अफेयर्स करा देंगे, ये हो जाएगा। फिर वही कोचिंग, वही क्लासेस ऑनलाइन जो यूट्यूब में आपको करंट्स करा रहे हैं ना, वो संडे को या 15 दिन में एक कंपाइलेशन कराते हैं, उसको एक बार देख लो इंटू 2 में लगा के, आपका रिवीजन भी होते जाएगा विद इन द टाइम। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में ये सब चीज कंपाइल होकर आपको मैगजीन में मिल जाएगा, वहां पे आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा, बस उसको आपको रिवाइज करना है। तो करंट्स को एज अ 8th सब्जेक्ट, 8th पेपर डील करो, रोज पढ़ो उसको, डेली पढ़ना है। सुबह उठ के सबसे पहला काम करंट्स पढ़ो, यही करो, उससे हो जाएगा स्ट्रांग, आंसर राइटिंग भी स्ट्रांग होगा पेपर पढ़ोगे तो। ये जी। ये कि ना मतलब दिन में 4-4 घंटे पढ़ने का ऐसा रहता है। नहीं, इसी माइंडसेट को खत्म करना है, ये बहुत बड़ा हर्डल है आपके एग्जाम क्लियर करने और आपके बीच में। ये रेस्ट जो है ना, मैं ये मानता हूँ कि इंसान का पोटेंशियल इतना है ना कि वो बिना, अगर वो दिन में 5 घंटे सो के बाकी के 19 घंटे अगर पढ़े ना तो पढ़ सकता है। मैं मानता हूँ 1 घंटा खाना खाने के लिए टाइम दो, बस 18 घंटे अगर आप चाहो तो 18, ऑल्दो बहुत अतिशयोक्ति है इस बात में, लेकिन 18 घंटे आप पढ़ने बैठो, आप सिटिंग दो ना अपना, 16 घंटे सिटिंग दो, आपका एफिशिएंट आवर जो है, चलो ठीक है 16 घंटे में फोन भी चला लो, सब कर लो, लेकिन स्टडी टेबल। मैं क्या करता था पता है, मेरा रूम था, मेरे रूम में टेबल चेयर लगा, उसके पीछे बेड है, मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम करता था अपने बेड को फैला देता था, उसमें बुक कॉपी रख दिया ये, ताकि अगर मैं बीच में सोने जाने का कोशिश करूँ ना तो मैं ये थक जाऊं कि अरे यार सब पहले समेटना पड़ेगा, फिर सोऊंगा, फिर उठूंगा, फिर ये। तो अपने आप को ना बिजी रखो जितना हो सकता है। नैप भी लेने का मन कर रहा है तो स्टडी टेबल में ही बैठ के ले लो, मतलब अपने कुर्सी टेबल से इतना आपको अटैचमेंट हो जाए कि उठना ही नहीं है। सुबह सो के उठी फिर वहां जाके बैठ गई, लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी में। तो ये जो रेस्ट करना है, रेस्ट ठीक है अभी के टाइम पे कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, जैसे सितंबर के बाद, तो फिर भाई वो रिस्क है, फिर बहुत ज़्यादा रिस्क है। और रेस्ट जो है वो रेस्ट इन पीस कर देता है एग्जाम के मामले में, तो इस मामले में रेस्ट करना बेकार है भाई। हमारा एज में रेस्ट की मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, आप जितना पढ़ो उतना कम है यार। ये दरिया मैं बता रहा हूँ ना, गहरा अथाह समुंदर है, कोई इसका सिलेबस कोई कंप्लीट ना, मैं मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, मेरा भी हो सकता है कोई ना कोई पार्ट, मेरा पंचायती राज बहुत वीक है लेकिन मेरा लग गया रैंक।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इतना करना पड़ेगा कि जिससे मैनेज हो जाए, और वो तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे, इंटरेस्ट लगाओगे तभी। और डिस्ट्रैक्शन हुआ, रेस्ट करने का मन किया, तो फिर अब बाकी तो है ही, 240 ही सीट आता है, 2 लाख लोग एग्जाम देने वाले, तो आप एक माइनस हो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे पास पर्सनली ऐसा है कि हिस्ट्री जी। में डेट याद हम्म। उसको लिख के दीवार में चिपका लो, रोज देखो, हो जाएगा याद। वो एक चार्ट भी आता है, यही सामने एलोरा से ले लेना, एक बहुत बड़ा बड़ा सा चार्ट आता है, उसको चिपका लो। डेट्स किसी को याद नहीं होते, ये मत सोचना कि सिर्फ मेरे को याद नहीं हो रहा है। अभी किसी को भी उठा के पूछ लो कि बैटल ऑफ प्लासी, बैट चलो तो पता होगा, ये मराठा, एंग्लो मराठा वॉर्स, उसके तीनों के वो पूछ लो ईयर्स, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। तो हर डेट आपको याद नहीं हो सकता, इतना कोई नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, एग्जाम आते आते आपको हो जाएगा। एकदम एग्जैक्ट डेट आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए, उसके लिए आपके लिए 4 ऑप्शन है, वहां से आप रिकॉल रिलेट करना सीखो, फैक्ट और डेट दोनों को आपस में रिलेट कर लो, चाहे ट्रिक बना लो, चाहे कुछ भी करो। ट्रिक तो आपको हजारों मिल जाएंगे यूट्यूब में, वो है सबसे अच्छा तरीका। तो ये है कि उसको जितना हो सके अपने विजिबिलिटी में रखो, सामने जहां पढ़ते हो वहां चिपका लो, स्टिकी नोट्स लगा लो, A4 साइज के पेपर में चिपका लो, हो जाएगा। वही है। जो वो सामने वाला छाता वैसे प्रेजेंट करते हैं, हम तो अपने से बता ये पता है आपको, ये ना कोई नहीं समझ सकता, ये बहुत बड़ा ये ट्रेजेडी वो है, मिस्ट्री है कि इंटरव्यूअर क्या चाहता है। फिर भी आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो, ये है कि आप ऑनेस्ट रहो, झूठ मत बोलना। क्योंकि यार उन लोग देखो, वहां पे उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस 100 साल से ऊपर का रहता है, सब 25-25 साल के उन लोग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, शायद 100 साल से भी ज्यादा का उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस हो। 4 लोग बैठते हैं वहां पे, आप उनसे झूठ बोलोगे ना, उन लोग ऐसे पकड़ लेंगे। कुछ भी झूठ बोलो, अगर आप रंगोली लिखे हो अपने उसमें हॉबी में, और आपसे 4 रंगोली पूछ दिए, तो चौथे में अगर आप लड़खड़ा गए तो लोग पकड़ लेंगे झूठ बोल रही है। तो हॉबी वो लिखना जो आप सच में करते हो, और ऑनेस्ट रहना, वहां पे झूठ मत बोलना, आपको जो सही लग रहा है वो बोलना। क्योंकि उन लोग को ये मतलब नहीं है कि आप कितने एथिकल हो, कितने क्या हो, उन लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आप सामने वाले के प्रति कितने अकाउंटेबल हो, या अपने प्रति कितने आप रिस्पॉन्सिबल हो। फिर जज करना तो उन लोग करेंगे ही आपको जज। तो वहां पे ऑनेस्ट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, वही आपको स्कोर दिलाएगा वहां।